नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटी की इस रिवीजन क्लास में। और इस क्लास में हम लोग पूरी पॉलिटी को रिवाइज करने वाले हैं। ये जो पॉलिटी आपकी रहेगी ये इक्वली लगभग सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप चाहे सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये पॉलिटी इक्वली सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो गया, चाहे भारत का राष्ट्रपति है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे हम आम जनता है, हम सभी इस संविधान के तहत कार्य करने के लिए उसके नियमों में बंधे हुए हैं। उसके नियमों के तहत ही हम सभी कार्य करते हैं। संविधान सर्वोच्च है। अब ये जो संविधान है ये कहां से आया, इसकी क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो आपके सामने मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूंगा, फिर मैं चीजों को आगे कनेक्ट करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले हम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ चलते हैं और ये जो टाइम पीरियड है 1929 का, वहां पहुंचते हैं। आप सभी को ये 1929 का टाइम पीरियड, 1929 का टाइम पीरियड आप सभी को याद होगा। इस टाइम पीरियड में एक कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसे हम लोग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बोलते हैं, लाहौर अधिवेशन कहते हैं। और आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा, या आप चाहे तो रफली नोट्स बना सकते हैं, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो नोट्स हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, क्योंकि एक रिवीजन क्लास है तो वहां पे अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है। पूर्ण स्वराज यानी कि अब भारतीय जनता का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वतंत्रता हो गया, पूर्ण स्वराज हो गया। इससे पहले हम जो भी नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे 1929 से पहले, तो हमारी अंग्रेजों से जो डिमांड थी वो डिमांड थी सेल्फ रूल, यानी कि स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो भारत की प्रशासनिक मशीनरी है जिसके माध्यम से अंग्रेज हम पर शासन करते हैं, उसमें भारतीयों की भागीदारी हो, भारतीय उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग स्वशासन चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे। लेकिन 1929 में कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें सेल्फ रूल नहीं चाहिए, हमें फुल फ्रीडम चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि जब कभी देश आजाद होगा तो देश का शासन कैसे चलाएंगे, यानी कि आजादी के बाद देश का शासन कैसे चलाया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो कॉमन सी बात थी, देश का शासन कैसे चलाएंगे? जैसे सारे देश चलाते हैं। और सारे देश कैसे चलाते हैं? सारे देश संविधान के अनुसार शासन चलाते हैं। ठीक है, तो हम भी अपने यहां क्या बनाएंगे? एक संविधान बनाएंगे। ठीक है, और ये जो संविधान हम बनाएंगे, इसको कौन बनाएगा? तो इसको भारतीय जनता के द्वारा चुने हुए लोगों की सभा बनाएगी। और इसी सभा को अपन क्या कहेंगे? इसी सभा को अपन बोलेंगे संविधान सभा। तो जब ये बात हुई पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी, तो सबसे पहला सवाल सबके मन में यही आएगा कि भाई आजादी अगर मिल गई तो देश का शासन कैसे चलाया जाएगा। तो हमने भी सभी लोगों की तरह बोला कि भैया एक संविधान बनाएंगे, और ये जो संविधान बनाया जाएगा ये एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जो भारतीय लोगों द्वारा निर्वाचित होगी। इसमें किसी प्रकार का ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप, यानी कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई।
अब ये जो संविधान सभा है, ये शब्द कहां से आया, ये शब्द कहां से गढ़ा गया, तो इसकी भी एक प्रोसेस है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1922 1922 ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। इस टाइम पीरियड में सबसे पहले गांधी जी ने कहा था, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। यानी कि हम भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, भारतीय जनता अपना संविधान खुद बनाएगी। ये बात सबसे पहले 1922 में गांधी जी ने सबके सामने रखी। अगर आपसे पार्टी पूछ ले कि कौन सी पार्टी, किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था, तो आपको ध्यान रखना है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का नाम आप सभी ने सुना होगा। स्वराज पार्टी, ये पार्टी जो है स्वराज पार्टी, ये पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये पार्टी गठित हुई थी 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था। और इसका गठन किसने किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। और इसने सर्वप्रथम आपका जो है वो संविधान सभा का सुझाव दिया था। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो सुझाव है वो सबसे पहले किस पार्टी ने दिया है, और ये सवाल आया भी हुआ है, तो आप वहां पर स्वराज पार्टी वाले ऑप्शन पर टिक करने वाले हैं। आ रही है आपकी बात समझ में? चलिए ठीक है। अब अगर पार्टी आपसे पूछी जाए, अब देखिए, अब ये तो संविधान सभा की बात हुई कि गांधी जी कह रहे हैं, स्वराज पार्टी ने भी सुझाव दिया कि देश का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा और इस संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। और आप सभी को पता है कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध, इस द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है 1939 से 1945। ठीक है, मैं बार बार आपके सामने ये बोल रहा हूं कि आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो ये पहले तो रिवीजन की क्लास है, तो आप यहां पर रिवाइज करने आए हैं। दूसरी बात, अगर कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो उसको भी ये क्लास समझने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध आपका चला। और उस समय हम भारतीयों ने आंदोलन किए। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा कि हम सभी ने आंदोलन किया कि भारत को आजादी, अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पारित कर दिया, तो भारत की आजादी के लिए हम सभी ने मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट से ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने भी थोड़े बहुत कार्य किए। अब उन्हीं प्रोसेस से धीरे धीरे करके हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। देखिए, आप सभी नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कई बार क्रोनोलॉजी, कालक्रम के अनुसार मैं ये जो आपको डेट्स लिखवा रहा हूँ, ये डेट्स आपकी पेपर में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, CR दास ने किया था। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर आपका अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो वो डेट्स आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे और चीजों को समझते हुए भी चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब, गांधी जी और जो हमारी स्वराज पार्टी है, इसने भी संविधान सभा के गठन की बात की कई बार। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, हम नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं। ब्रिटिश सरकार पर उस समय दबाव पड़ रहा है क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझी, उसी समय हम लोग देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ा। तो उसने भी कुछ प्रोसेस को आगे बढ़ाया, कुछ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें एक पहली प्रक्रिया मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त
1940, ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, और ये जो टाइम पीरियड है, इस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे, ये वायसराय थे आपके लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है, ध्यान रखना, ये वायसराय आपके कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो थे। और इस अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने ये बात मेंशन की थी, क्या मेंशन किया था? ब्रिटिश सरकार ने ये मेंशन किया था कि युद्ध के बाद एक संविधान, युद्ध के बाद नहीं, यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखिए अभी एक मिनट, अगस्त प्रस्ताव में क्या मेंशन किया गया था? अगस्त प्रस्ताव में मेंशन किया गया था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, संविधान बनाने का अधिकार है, और युद्ध के बाद भारत में, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा शब्दों के बारे में, मैं आपको एक एक चीज पे डिस्कशन करने वाला हूं, आपको समझने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो युद्ध के बाद भारत में एक औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। देखो, हम सभी ने प्रेशर बनाया, ब्रिटिश सरकार, थोड़ा बहुत प्रक्रिया को ब्रिटिश सरकार ने आगे बढ़ाया। ये जो प्रक्रिया है ये कहां से आगे बढ़ी? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 ये आया, और वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथिगो थे, और उसी समय उसमें उन्होंने क्या बोला कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, ठीक है, और युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। यानी कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की। डिमांड किसकी कर रहे हैं? पूर्ण स्वराज की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, और अब अंग्रेज हमको सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन देने पर राजी हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, हम भारतीय इसका विरोध करेंगे। और उस समय देखिए, उस समय भारत की जो सबसे बड़ी संस्था थी, जो भारत के बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करती थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अन्य पार्टी थी, लेकिन एक बड़े समुदाय का जो बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो दो पार्टियां थी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग, ठीक है, जो अधिकतर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को, ये जो अगस्त प्रस्ताव है, इसको आईएनसी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के द्वारा क्या कर दिया गया था? खारिज कर दिया गया था। क्यों खारिज कर दिया? देखिए क्यों खारिज कर दिया, वापस आते हैं, क्यों खारिज किया। यहां पर क्या बोला गया, क्या स्थापित किया जाएगा? औपनिवेशिक स्वराज। अंग्रेज हमको क्या दे रहे थे? औपनिवेशिक स्वराज, और हमें क्या चाहिए थी? पूर्ण आजादी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज। और जो मुस्लिम लीग थी उसने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग को हम शॉर्ट में यहां पर एमएल लिख देते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्या कर दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अच्छा, मुस्लिम लीग ने क्यों खारिज किया? क्योंकि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड यहां तक आते आते मुस्लिम लीग की डिमांड हो गई कि एक पृथक देश होना चाहिए मुस्लिमों का, दैट इज पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं की थी। तो अगस्त प्रस्ताव हो गया खारिज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद देखिए अगली जो प्रोसेस है वो अगला आया आपका क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, आप सभी क्रोनोलॉजी ध्यान रखेंगे, कालक्रम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, और इस क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट किया कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा के गठन की पहली
संविधान सभा, मैं पूरा शब्द बोल रहा हूं, आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान सभा के गठन की पहली बार जो बात हुई थी वो किसमें हुई थी? वो हुई थी क्रिप्स प्रस्ताव में। तो क्रिप्स प्रस्ताव में क्या अंग्रेजों ने हमारे सामने, अंग्रेजों ने हमें क्या प्रस्ताव दिया? अंग्रेजों ने हमसे कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसमें उन्होंने एक बात ऐड ऑन कर दी। देखो ये जो प्रस्ताव है इसमें और भी बातें हैं, लेकिन अभी चूंकि हम संविधान सभा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। केवल हमने वो पॉइंट उठाए जो संविधान सभा से रिलेटेड जरूरी है। तो देखिए, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात किसमें कह दी? स्पष्ट रूप से किसकी बात कर दी? संविधान सभा की बात कर दी। लेकिन बदतमीजी देखिए, ब्रिटिश सरकार की बदतमीजी देखिए, डिवाइड एंड रूल खेल कर ही ब्रिटिश सरकार भारत में ज्यादा समय तक रह पाई। और यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें कह दिया कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, परंतु जो लोग इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, वे अपना अलग संविधान बना सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं। अब आप बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि भैया जो लोग इस संविधान को नहीं स्वीकार करेंगे वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। यानी कि इसको कौन स्वीकार नहीं करेगा? इसको मुस्लिम लीग ही स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो तो चाह रही है कि एक पाकिस्तान का गठन हो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको भी क्या कर दिया बेटा? इसको भी कर दिया खारिज। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव भी आईएनसी के द्वारा क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वो डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे। तो उन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई कि आपने एक तरीके से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया था इस क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये तो आपका क्या हो गया? आईएनसी के द्वारा खारिज हो गया। इसको मुस्लिम लीग ने भी खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग कह रही है कि अभी स्पष्ट तरीके से आपने कांग्रेस पाकिस्तान की गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया है, तो इसको स्पष्ट करिए। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो क्रिप्स प्रस्ताव भी आपका खारिज हो गया। और फाइनली 1946 में आपका जो है कैबिनेट मिशन योजना आई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा एक प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। तो यहां से आपको जब पूरी प्रोसेस पता चलेगी तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो ये आई 24 मार्च 1946 को। ये कैबिनेट मिशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना। इसी योजना के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किसका गठन हुआ था? संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार पेपर में कुछ और भी फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं, जैसे ये जो कैबिनेट मिशन योजना है ये किसके टाइम पीरियड पे आई थी? उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? तो उस समय क्लीमेट एटली, ये ब्रिटिश पीएम थे उस समय। ये ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेट एटली, और ये वहां पर ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार से क्या थे बेटा? ब्रिटिश पीएम थे। और उन्होंने क्या किया? कैबिनेट मिशन का गठन किया, और इसी कैबिनेट मिशन के बेसिस पे हमारी संविधान सभा की स्थापना हुई। तो ये आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, तो चलिए इसकी हम सिफारिश समझते हैं कि इसने क्या क्या सिफारिश की थी। अच्छा, पहले तो इसके मेंबर देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के 3 मेंबर थे। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। एक तो आपके थे एवी अलेक्जेंडर, नाम आप सबको ध्यान रखना है, एवी अलेक्जेंडर। दूसरे थे सर पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस। और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 मेंबर थे किसमें, कैबिनेट मिशन में। और इसी कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर ही आपके संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, कई बार पूछ लेता है उस टाइम पे जब ये आई थी तो ब्रिटिश पीएम कौन थे। तो ब्रिटिश पीएम आपके क्लीमेंट एटली थे, और ये लेबर पार्टी से ब्रिटिश पीएम थे ब्रिटेन के अंदर। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई थी। 3 मेंबर थे, तीनों के नाम आपको ध्यान रख रहे हैं, एबी अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इस कैबिनेट मिशन योजना की जो सिफारिश थी, उन सिफारिशों को समझते हैं, आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो कैबिनेट मिशन योजना की जो सिफारिश थी, तो वो पहली सिफारिश तो क्या थी कि भारत जो है, भारत एक संघ होगा, संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। कौन शामिल होगा, एक तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें इसमें शामिल होंगी। तो देखिए, ब्रिटिश प्रांत का मतलब है कि वो क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। और जो भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में छोटे छोटे राजा महाराजा रह गए थे, यानी कि देसी रियासतें, उनको मिला करके एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। ये बात किसमें कही गई थी, ये बात कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी। आ रही है बात समझ। तो भारत एक संघ होगा जिसमें उस समय के ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे और देसी रियासतें शामिल होंगी, ठीक है। और इसमें जो संविधान सभा गठित होगी, ठीक है, जो भारत की संविधान सभा क्या होगी, गठित होगी, तो ये कितने प्रकार से गठित होगी, तो ये आपकी 2 प्रकार से गठित होगी। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो संविधान सभा का जो गठन होगा उसमें जो सदस्य होंगे वो 2 प्रकार से पहुंचेंगे। तो ये कौन से 2 तरीके से पहुंचेंगे, एक तो जो ब्रिटिश प्रांत है, जो कैसे प्रांत है, जो ब्रिटिश प्रांत है, उनकी जो विधान सभा है, विधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनमें विधान सभाएं थी, और उन विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। देखिए, आपने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा होगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आपको ऐड ऑन कर देता हूं। उसमें प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी कि प्रांत जो है वहां पर प्रांत अपनी सरकार बना सकते हैं, यानी कि उस क्षेत्र की जनता अपने लिए एक सरकार का गठन कर सकती है, और उस सरकार को कई सारी स्वतंत्रताएं दे दी गई थी कि वो स्वतंत्र रूप से शासन चलाए। जैसे वर्तमान में आपकी राज्य सरकारें शासन चलाती हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो जो ब्रिटिश प्रांत में जो विधान सभाएं हैं, क्या है, विधान सभाएं, विधान सभाओं के जो सदस्य हैं वो किसको चुनेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। और इस विधान सभा के सदस्य को कौन चुनेगा, इस विधान सभा के सदस्य को कौन चुनता है, जनता।
तो जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनेगी और विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। यानी कि ये कैसा चुनाव होगा, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसा होगा, ब्रिटिश प्रांतों में अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो ब्रिटिश प्रांतों से जो प्रतिनिधि संविधान सभा में पहुंचेंगे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से पहुंचेंगे। दूसरा देसी रियासत के केस में, देसी रियासत के शासक संविधान सभा में अपने सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ठीक है, यानी कि जो देसी रियासतें हैं उनके जो शासक हैं वो संविधान सभा में अपने सदस्यों को केवल अपॉइंट कर देंगे, उनका कोई चुनाव नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कैबिनेट मिशन योजना जो कि 24 मार्च 1946 को आया, इसी योजना के आधार पे आपकी संविधान सभा का गठन होता है। उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी की सरकार से पीएम थे। 3 मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। सिफारिश क्या थी कि भारत एक संघ होगा, यानी कि जो उस समय ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतें थी उनको मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा। और ये जो भारत संघ होगा, ठीक है, तो एक भारत संघ बनाया जाएगा। दूसरा, ये जो संविधान सभा का गठन होगा ये 2 प्रकार से होगा, एक ब्रिटिश प्रांत से, एक देसी रियासत से। देखिए वो पीछे संघ वाली बात मैंने आपको बताई। तो जो ब्रिटिश प्रांत के जो विधानसभाएं हैं, है ना, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेगी और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। तो फिर ये चुनाव ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। और देसी रियासत के शासक संविधान सभा में अपने सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी संविधान सभा थी इसमें आधी ये यानी कि आंशिक रूप से क्या थी, आंशिक रूप से निर्वाचित थी। यानी कि कुछ सदस्यों का क्या था, कुछ सदस्यों का क्या हो रहा था, निर्वाचन, चुनाव। आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से क्या थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, कुछ सदस्य चुनाव के माध्यम से पहुंचे थे, देसी रियासत के जो मेंबर थे वो आपका मनोनीत होकर के पहुंचे थे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। और इसमें एक प्रावधान और किया गया था, तो संघ वाली बात ध्यान रखनी है। संविधान सभा का गठन कैसे होगा, ये दूसरी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश ये थी कि भैया प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान था। ठीक है, यानी कि 1 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सीट होगी। एक तो ये बात इन्होंने कह दी। और दूसरी बात क्या बोली, और इन्होंने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाता, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जब तक कि आपका हमारा जो संविधान है वो जब तक ये संविधान सभा नहीं बनाएगी तब तक देश में एक अंतरिम सरकार, एक काम चलाऊ सरकार का गठन किया जाएगा जो तब तक के लिए देश में शासन चलाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश और इसी योजना के आधार पर आपका जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि भारत एक संघ होगा जिसमें आपका ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। फिर ये जो संविधान सभा का गठन होगा इस ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों से, तो ये कैसे होगा? तो इसमें जो ब्रिटिश प्रांत से जो संविधान सभा में सदस्य पहुंचेंगे उनको चुनेंगे ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य।
ठीक है, यानी कि जनता 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 किसको चुनेगी? जनता चुनेगी विधानसभाओं के सदस्यों को, और विधानसभा के सदस्य चुनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा में सदस्य पहुंचेंगे। और देसी रियासतों वाले केस में देसी रियासत के जो शासक हैं वो क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करेंगे, ठीक है, अपने अपने रियासत से। ठीक है, तो यानी कि संविधान सभा में दो तरीके से लोग पहुंचेंगे, एक कुछ निर्वाचन के माध्यम से पहुंचेंगे, कुछ मनोनयन के माध्यम से पहुंचेंगे। तीसरा, 1 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, और जब तक नया संविधान नहीं बन जाएगा तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा अंतरिम सरकार भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में कई बार अंतरिम सरकार के मेंबर पूछ ले जाते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है, इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अब ये जो अंतरिम सरकार का गठन होता है ये कब होता है? ये होता है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की जाती। देखो ये सारे ईयर ध्यान रखना, ये ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको सन ध्यान रखने। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। अब इस अंतरिम सरकार में अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी भारतीय थे। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के अरमानों पर पानी फेर दिया था, पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इस बात से बहुत असंतुष्ट थी कि पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, तो क्या, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उनके दबाव में पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो इस अंतरिम सरकार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी मेंबर शामिल हुए और मुस्लिम लीग के भी मेंबर शामिल हुए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मेंबर शामिल हुए वो शासन तब तक के लिए, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक शासन चलाने के लिए शामिल हुए थे, और मुस्लिम लीग ने जानबूझ के अपने मेंबर्स को संविधान सभा में भेजा ताकि वो संविधान सभा की कार्यवाही को डिस्टर्ब करे। आ रही बात समझ में? तो उसने इलेक्शन भी लड़ा, अंतरिम सरकार में भी उसके लोग शामिल हुए। ठीक है, तो संविधान सभा का चुनाव भी मुस्लिम लीग ने लड़ा और अंतरिम सरकार में भी उसके सदस्यों का चुनाव हुआ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? कुल मिला के जो संविधान और सरकार चलाने की कार्यवाही, संविधान बनाने की कार्यवाही और सरकार चलाने की कार्यवाही को केवल डिस्टर्ब किया ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। ठीक है, तो इस समय जो अंतरिम सरकार थी, इस समय अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग कौन थे? भारतीय थे, कुछ कांग्रेस के मेंबर थे और कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर थे। अब इसमें कुछ पेपर्स में आपके आ जाते हैं तो मैं बताता हूं। जैसे इस समय उपाध्यक्ष, इस अंतरिम सरकार में जो उपाध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो कुछ विभागों की बात करते हैं, जैसे गृह विभाग ये था पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा? मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा नाम लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता है आप शॉर्ट में देखिए, जितने नोट्स आप शॉर्ट बनाएंगे और क्रिस्प बनाएंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो गृह विभाग किसके पास था? पटेल जी के पास था। रक्षा विभाग ये आपका था बलदेव सिंह के पास। ठीक है, आप नोट डाउन करते हुए चले, अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा है, आपको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। तो जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी ये सब पेपर में आ जाता है, ये पेपर में आ जाता है। और कौन सी चीज पेपर में आ जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत हाई कंपटीशन पर हम लोग इस समय अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत भयंकर लड़ाई है, तो कहीं से भी सवाल बना सकते हैं, कहीं से भी चीजों को पूछा जा सकता है। तो रक्षा विभाग जो था, गृह विभाग पटेल जी के पास, रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास। अच्छा, रेलवे और परिवहन ये विभाग आपको ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे और परिवहन जो विभाग है, क्योंकि ये इसमें इसका जो ये विभाग जो चला रही थी वो लेडीज थी, और लेडीज से चूंकि महिला है तो महिला से रिलेटेड सवाल पेपर में आ जाता है। अगर किसी महिला ने कोई यूनिक काम किया है तो वो आ जाता है। तो रेलवे और परिवहन किसके पास था? अरुणा आसफ अली, आपको ध्यान रखना है।
ये अरुणा आसफ अली, इनको आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, आप वहां पर इनकी भूमिका देखेंगे। तो रेलवे और परिवहन इनके पास था। ठीक है, उद्योग ये जो विभाग था ये जॉन मथाई के पास था, ध्यान रखना है आपको। ये किसके पास था? ये जॉन मथाई। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा विभाग, शिक्षा ये था सी राजगोपालाचारी के पास, सी राजगोपालाचारी के पास था। कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणा आसफ अली आपके लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अरुणा आसफ अली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी आपकी जो है वो ये सी राजगोपालाचारी, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ जाते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा विभाग किसके पास था? सी राजगोपालाचारी के पास था। तो अंतरिम सरकार में इनके पास शिक्षा विभाग था। अच्छा, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि, ये जो विभाग था खाद्य एवं कृषि, ये किसके पास था? ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, उनके पास आपका कौन सा विभाग था? आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जगजीवन राम, ये जो जगजीवन राम थे, इनके पास था श्रम विभाग। कौन सा विभाग था? श्रम विभाग, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये सारे तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण मेंबर हो गए। इसके अलावा लियाकत अली, ये लियाकत अली आप जानते, जो बाद में जाके पाकिस्तान के पीएम हुए, इनके पास आपका वित्त विभाग था। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके पास कौन सा विभाग था? फिनेंस डिपार्टमेंट जो है वो लियाकत अली के पास था। और लियाकत अली कहां से थे? ये थे मुस्लिम लीग से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जोगेंद्रनाथ मंडल, ठीक है, इनके पास आपका था विधि विभाग था, कानून विभाग। ये विभाग किसके पास था? जोगेंद्रनाथ मंडल के पास था। ये भी किससे संबंधित थे? ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। मुस्लिम लीग मैंने बताया क्योंकि पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन योजना ने खारिज कर दिया, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का चुनाव भी लड़ा और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भी शामिल हुई। ठीक है, इसके अलावा आपका, और इसके अलावा गजनाफर अली खां, इनके पास था स्वास्थ्य विभाग। ये भी आपके किससे थे? ये भी आपके मुस्लिम लीग से थे, एमएल से थे। और इसके अलावा आई चुंदरीगर, ठीक है, ये इनके पास कौन सा था? वाणिज्य, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो था, वाणिज्य विभाग, ये किसके पास था? ये भी था आई चुंदरीगर के पास। और ये सब आपके कहां से थे? मुस्लिम लीग से। तो ये सारे मेंबर आपके कहां से थे? ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। और बाकी सारे आपके किसके मेंबर थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके मेंबर थे। तो सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, अरुणा आसफ अली को तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है, ये भी डेट आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन हो गया। फिर से आते हैं, क्या बोला यहां पर? कितने? 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट होगी? 1 सीट होगी। किसने? कैबिनेट मिशन में बोला गया था। तो अब 1 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, 1 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान था। और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग, भारत की जनसंख्या उस समय 40 लाख के आसपास थी, तो 39 लाख कुछ थी। तो उस समय जो कुल सीट आपकी जो डिसाइड हुई, वो कितनी डिसाइड हुई? वो डिसाइड हुई आपकी 389, 389 सीटें किसकी डिसाइड हुई? संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा के लिए जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी
ठीक है, तो वो कितनी निर्धारित की गई थी? 389। अब 389 में से कौन कौन सी सीटें कहां कहां किसको मिली हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 296 सीट जो है वो मिलनी थी ब्रिटिश प्रांत को। किसको मिली? ब्रिटिश प्रांत को, ठीक है। और 93 सीट्स, कितनी सीट? 93 सीट ये किसको मिली? ये मिली देसी रियासतों को। अब आपको पता है कि देसी रियासतों के शासक जो है वो क्या करेंगे? अपने अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजेंगे। इनका क्या होगा? चुनाव होगा, ठीक है। 296 सीटों पर चुनाव होगा। तो अब 296 सीटों में से आपका देखो 296 सीट में से 292 सीट्स, 292 सीट जो है वो ब्रिटिश प्रांत को मिली थी। और जो आपकी 4 सीट है ये कमिश्नरी प्रांत को मिली थी। कमिश्नरी प्रांत को मिली थी, यानी कि जो आपके कमिश्नरी स्टेट्स होते थे, यानी कि वर्तमान में हम अगर तुलना करें तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी तरीके से उस समय कमिश्नरी प्रांत थे, उनको 4 सीटें आपकी दी थी। तो अब ये जो ब्रिटिश प्रांत है, और ये अच्छा कौन कौन से कमिश्नरी प्रांत थे उस समय? तो एक तो आपका कुर्ग था, ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में कुर्ग था। दूसरा अजमेर और मारवाड़ क्षेत्र था, तो अजमेर भी उस समय कमिश्नरी प्रांत में शामिल था। तीसरा आपका जो था दिल्ली, दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, तब भी आपका दिल्ली कमिश्नरी प्रांत में आता था। और चौथा आपका था जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, बलूचिस्तान, तो ये भी आपका उस समय क्या था? कमिश्नरी स्टेट था। तो ये 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से पहुंचेंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से पहुंचेंगे। और इन सबका क्या होगा? इन सबका क्या होगा? निर्वाचन, पीछे आपने पढ़ा है। और कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। किसका? किसका? ब्रिटिश प्रांतों का। ब्रिटिश प्रांतों से जो मेंबर चुन के जाएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। कौन चुनेगा? जो यहां पे जो विधानसभाएं हैं इनके मेंबर आपका जो है वो क्या करेंगे? चुनेंगे, ठीक है। तो इनका निर्वाचन होगा। देसी रियासत के जो शासक हैं उनका क्या होगा? इनको आपने बताया, इनका क्या होगा? मनोनयन होगा, ठीक है। कौन मनोनीत करेगा? देसी शासक मनोनीत करेंगे। तो कुल आपके 296 सीट थी। अब इस 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और इस जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में, ठीक है, इस चुनाव में आपका क्या होता है कि लगभग 208 सीट जो है वो किसको मिली? वो मिली कांग्रेस को, ठीक है। तो बहुत अधिक प्रचंड बहुमत लगभग कांग्रेस को मिला। तो कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा मेंबर संविधान सभा में पहुंचे। और 73 सीट जो है वो किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली, ठीक है। और बाकी जो सीट बची वो अन्य पार्टीज को मिली, ठीक है। तो बची हुई अन्य पार्टी को क्या मिली? बची हुई सीट्स आपकी मिली। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 296 सीट है, 208 प्लस 73, तो बची हुई अन्य पार्टीज को मिली। तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली। और वो मुस्लिम लीग जो खुद को मुस्लिमों का बहुत बड़ा पार्टी मानती थी, उसको मात्र 73 सीट मिली, ठीक है। तो मुस्लिम लीग तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गई, और मुस्लिम लीग का संविधान सभा में मात्र 73 मेंबर। और कांग्रेस, मुस्लिम लीग खुद को कांग्रेस से कम नहीं समझती थी, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इस बात से नाराज हो गई, और जब नाराज हुई उसने देखा कि उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो यहां पर एक डेट आपको ध्यान रखनी है, 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946। इस डेट को किसने? मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने, देखो पाकिस्तान की मांग को तो कैबिनेट मिशन योजना ने क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। तो 16 अगस्त 1946, और इधर इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग को कम सीट पारित हुई, तो भुखला गई मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, ठीक है। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में पाकिस्तान की मांग की गई और इस दौरान भीषण दंगे हुए, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा संविधान सभा में जो उसके मेंबर ये पहुंचे थे, ये 73 मेंबर, ये लगातार संविधान बनने की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में एकता संभव नहीं है, विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को, उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और पहले ही ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि भारत में अब विभाजन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगली प्रोसेस के रूप में आपका क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भैया अब जून 1948 तक हम आपको स्वतंत्रता सौंप देंगे, और चूंकि विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया और दो काम सौंपे। एक तो लॉर्ड माउंटबेटन के जो कार्य उस समय सौंपे गए थे, क्या कार्य थे? पहला तो भारत को क्या करना? आजादी की क्या करना? रूपरेखा तैयार करना कि कैसे आजादी सत्ता स्थानांतरित की जाए भारतीयों को। और दूसरा कार्य था कि विभाजन की जो प्रोसेस होगी, विभाजन की रूपरेखा तैयार करना कि किस तरीके से विभाजन किया जाए। तो इन दो कार्यों के लिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के वायसराय बनकर आए, और इन्होंने विभाजन के लिए एक योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 को, ठीक है। विभाजन की योजना प्रस्तुत की, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना। कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको ध्यान रखना है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, या फिर इसको एक दूसरा शब्द है बाल्कन प्लान भी कहते हैं, और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। तो इसमें यह था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, और अगर वो लोग पाकिस्तान के पक्ष में होंगे तो पाकिस्तान का गठन होगा। तो उस समय भारत में जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, वो, और जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र था, ये दोनों क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य थे, जो आज की डेट में पाकिस्तान है। इन दोनों क्षेत्रों में जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह के माध्यम से इन लोगों ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया। तो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र और पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र, ये दोनों किसको मिले? पूर्वी, देखो अगर हम बात करें तो ये पूर्वी बंगाल का क्षेत्र ये वाला, और ये जो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र था, इन दोनों में जनमत संग्रह विभाजन के पक्ष में पहुंचा। अब ये दोनों क्षेत्र जो है वो किसको दिए गए? ये एक नए देश बनने वाला था, जो कि भारत से अलग होने वाला था। बड़ी ही दुखदाई घटना थी, जो कि पाकिस्तान को ये क्षेत्र मिलने वाले थे। तो आ रही बात समझ में? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही आपका क्या हुआ था? विभाजन। और माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है।
अच्छा ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हुई। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, और ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था ये आखिरी कानून था जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए बनाया था। और ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये 1947 में पारित हुआ, और जो डेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया, पारित। और इसके माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। और भारत से ही अलग होकर 14 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, तो भारत से अलग होकर के पाकिस्तान का गठन हुआ, और 15 अगस्त 1947 को जो है वो आपका भारत को आज़ादी मिली। और इन्होंने इस अधिनियम में एक गेम और खेल दिया कि जो देसी रियासतें हैं, देसी जो रियासतें हैं, देसी रियासतें या तो भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र है। ठीक है, तो एक ये भी गेम खेल के चले गए। तो अंत में देसी रियासतों को भी बोल दिया कि आप या तो भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर आप स्वतंत्र हो, जैसे आप रह सकते हो। ठीक है, तो देसी रियासतों को भी अंतिम रूप से ये बरगला के चले गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की डेट भी आपको याद रखनी है, 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने की डेट है, और इसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिली। और पाकिस्तान का भी गठन इसी के माध्यम से हुआ 14 अगस्त 1947 को। तो ये आपको ध्यान रखना है।